Hello students, welcome to today's live lecture. We are going to continue our chapter that is magnetism. So before that let me introduce myself. My name is Abdullah Momin. My qualification is MSc B.Ed और यहाँ पे इस ग्रुप में हम डेली 2:30 बजे लाइव लेक्चर लेते हैं और चैप्टर मैग्नेटिज्म पढ़ रहे हैं हम। तो यहाँ पे आज हम गॉसेस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे और उसके बाद अर्थ्स मैग्नेटिज्म, बट उसके पहले हम एक डेरिवेशन करने वाले हैं। एक छोटा सी डेरिवेशन है। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। सो ये डेरिवेशन क्या है बेसिकली, तो हमको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है एट एन आर्बिट्ररी पॉइंट। ये एक बार मैग्नेट दिया हुआ है। आई होप आपको आवाज आ रही होगी मेरी। तो मैग्नेटिक फील्ड एट एन आर्बिट्ररी पॉइंट। आर्बिट्ररी का मतलब होता है एनी रैंडम पॉइंट, कोई भी एक रैंडम पॉइंट है कहीं भी, और उस पे क्या करना है, हमको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे वो रैंडम पॉइंट है पॉइंट पी। पॉइंट पी पे हमको क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है ड्यू टू दिस बार मैग्नेट। ये क्या है, ये एक बार मैग्नेट है। इसकी वजह से पॉइंट पी पे कितना मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा वो फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे एक वेक्टर एम है, और वेक्टर एम, व्हाट इज एम? एम इज मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। एम क्या है? मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है। अब ये जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है ये मैग्नेट के एक्सिस के अराउंड रहता है, और पॉइंट पे कुछ यहाँ पे है। तो हम क्या करते हैं, ये जो एम है उसको रिजॉल्व करते हैं दो कंपोनेंट में। दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, एम से पॉइंट पी को पहले क्या करेंगे, बार मैग्नेट के सेंटर से ज्वाइन कर देंगे। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बार मैग्नेट का सेंटर ओ है और पी है पॉइंट पी। पॉइंट पी क्या है? लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट पी फ्रॉम द सेंटर ऑफ बार मैग्नेट। गुड आफ्टरनून। बार मैग्नेट के सेंटर से पॉइंट पी को जो लाइन ज्वाइन कर रही है दैट इज ओ पी। अब ये जो लाइन है ओपी और ये जो मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन दिख रही है, मैग्नेटिक मोमेंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए। अब ये जो परपेंडिकुलर है इसको क्या करते हैं, दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करते हैं। ये पॉइंट ओ बोल रहे हैं, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, पी डैश बोलते हैं। चलो, तो इन ट्रायंगल ओ पी डैश एम, ये एम ले लेते हैं। ओ पी डैश एम में जब आप कॉस थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। एडजेसेंट साइड क्या है, तो एडजेसेंट साइड ओ पी डैश हो जाएगा और हाइपोटेनस ओ एम हो जाएगा। तो ओ एम को हम एम लिखेंगे, तो ये जो ओ एम है ये कॉस थीटा के साथ आ जाएगा, तो वो हो जाएगा एम कॉस थीटा। एम कॉस थीटा मतलब ओ पी डैश। तो ये ओ पी डैश जो साइड है उसको हम एम कॉस थीटा लिख लेंगे। ऐसे जब साइन थीटा का फॉर्मूला आप अप्लाई करोगे तो थीटा के अपोजिट वाला साइड, ये वाला साइड एम साइन थीटा हो जाएगा, और वो एम साइन थीटा को हम यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। तो एम कॉस थीटा की अब डायरेक्शन देख के हम बोलेंगे इट इज अलोंग द एक्सियल लाइन। एम कॉस थीटा पॉइंट पी के एक्सिस पे है, तो एक्सिस की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड रहेगा उसको हम कैसे लिखेंगे, बी एक्सिस। तो यूजिंग द रिजल्ट, कल हम क्या देखे थे, एक्सियल फील्ड की इक्वेशन देखे थे और इक्वेटोरियल फील्ड के लिए मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन देखे थे। वहां पे एम था, बट यहाँ पे एक्सिस के अलोंग जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है वो एम कॉस थीटा है, तो यहाँ पे एम कॉस थीटा ये बी एक्सिस है। ऐसे ही एक और एम साइन थीटा, एम साइन थीटा वाला कंपोनेंट हम बोल सकते हैं क्या, पॉइंट ओ पी के इक्वेटोरियल है।
नहीं समझ आ रहे हैं? ये रिजॉल्व हुआ, ये समझा? ये जो रिजॉल्व किए हैं ये समझ में आया? एम कॉस थीटा एम साइन थीटा। ओके ठीक है चलो, मैं एक मैग्नेट बनाता हूँ। ये बार मैग्नेट है। ये बार मैग्नेट का सेंटर पॉइंट ओ ले लेते हैं। ये पॉइंट पी पे हमको क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए क्या करूंगा, मैं ओ पी को एक ज्वाइन कर दिया, ओ पी को लाइन को ज्वाइन कर दिया। अब यहाँ पे ये जो डायरेक्शन दिख रही है मैग्नेट के सेंटर में, इसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। इसको एम से डिनोट करते हैं। ओके ठीक है, वही कर रहा हूँ वही कर रहा हूँ। और ये जो एंगल है इसको मैं बोल देता हूँ थीटा, क्योंकि पॉइंट पी जो है मैग्नेटिक डायपोल पे नहीं है, मैग्नेटिक डायपोल से एक लाइन पे है और वो लाइन मैग्नेटिक डायपोल से थीटा बना रही है। तो यहाँ से क्या करते हैं, हमको ये एम को रिजॉल्व करना है कि ये एम का कितना पार्ट ओ पी की डायरेक्शन में है, कंपोनेंट ऑफ एम इन द डायरेक्शन ऑफ ओ पी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, रिजॉल्व करते हैं। ये एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये 90 डिग्री वाला एंगल है, ये पॉइंट ओ बोल रहे हैं, ये पॉइंट को एम बोलेंगे, ये पॉइंट को पी डैश बोलेंगे। तो अब ट्रायंगल हमारे पास है ओ पी डैश एम। इसमें कॉस थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। एडजेसेंट साइड क्या है बोलो, ट्रायंगल ओ पी डैश ओ एम में, ओ पी डैश एम में ओ पी डैश, राइट। तो एडजेसेंट साइड मैं लिख लेता हूँ ओ पी डैश और वो है ओ एम। अब देखो ओ एम को ना मैं एम लिखूंगा, तो ओ पी डैश अपॉन एम कॉस थीटा, ये एम यहाँ पे आ जाएगा। जब एम यहाँ पे आया तो ओ पी डैश इज इक्वल टू एम कॉस थीटा हो गया। ये वाले वेक्टर को ओ एम बोलो या एम बोलो। हाँ हाँ अभी आई ना, वॉइस आई, आवाज आई। हाँ हाँ हाँ। तो ये देखो ये ओ एम, या तो आप ओ एम लिख लो या वेक्टर एम लिख लो, एक ही बात है ना। वो सिर्फ मैं यहाँ पे लिखने के लिए ओ एम लिया था, ट्रायंगल का नाम देने का था, यही से ओ एम लिखा था, बट वो एम भी लिख सकते हैं। तो ओ पी डैश हो गया एम कॉस थीटा। ओ पी डैश क्या है, ये वाला साइड क्या हो गया, एम कॉस थीटा। अब ये थीटा के अपोजिट साइड जो है उसको आप एम साइन थीटा लिख सकते हो ना, ऐसे यही सेम फॉर्मूले से आप करोगे। सेम फॉर्मूला अप्लाई करो, देखो ये एम साइन थीटा आएगा ना, यस और नो। थीटा का अपोजिट, अपोजिट मतलब साइन थीटा, तो ये साइन, तो ये जो वेक्टर है इसको मैं यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर सकता हूँ ना, ये वेक्टर को मैं यहाँ पे ड्रॉ कर सकता हूँ। ये दोनों वेक्टर को पैरेलल बोल देते हैं। तो अगर ये एम साइन थीटा है तो ये भी एम साइन थीटा है क्या? अभी भी नहीं समझ में आ रहा है? अभी क्या नहीं समझ में आया? पैरेलल शिफ्ट, हाँ पैरेलल शिफ्ट बोल सकते हो। तो P डैश M को मैं M साइन थीटा, अभी तो सिर्फ वेक्टर को रिजॉल्व किए हैं, वेक्टर को क्या किए हैं, रिजॉल्व किए हैं ना। M cos थीटा ओ पी डैश, M साइन थीटा ये वाला। अब पॉइंट P के हिसाब से देखो, किसके हिसाब से देखना है, पॉइंट P। मैग्नेट का एक्सेस पता है ना, तो मैं ये जो लाइन है इसको बोलूंगा ये एक्सेस पे है, ये है एक्सियल लाइन। ये एक्सियल लाइन कंसीडर करेंगे, एक्सियल लाइन मतलब एम कॉस थीटा वाली। और एक्सियल लाइन के परपेंडिकुलर जो लाइन है वो इक्वेटोरियल लाइन होती है क्या?
तो ये जो m साइन थीटा है मैं इसको m इक्वेटोरियल कंसिडर करूंगा। तो अगर यहाँ पे मैं m cos थीटा लिखा हूं तो इसको शिफ्ट करके मैं पॉइंट P पे लिख लेता हूं ना m cos थीटा। कुछ दिक्कत है क्या? कोई डिफिकल्टी? अगर ये वाले वेक्टर को मैं बोल रहा हूँ m cos थीटा तो मैं इसको भी पॉइंट P पे भी इसको भी m cos थीटा बोल सकता हूँ ना। और अगर मैं इसको बोल रहा हूँ m sin थीटा तो मैं यहाँ पे एक लाइन और ड्रॉ कर लूंगा, इसके पैरेलल वेक्टर को शिफ्ट कर दिए m sin थीटा कर दिए। अब पॉइंट P दो मैग्नेटिक फील्ड, दो डायरेक्शन में मैग्नेटिक मोमेंट एक्सपीरियंस कर रहे हैं, एक एक्सिस के अलोंग और एक इक्वेटर के अलोंग। समझ में आ रहा है? तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी? पॉइंट P क्या किया? एक एक्सिस के अलोंग m cos थीटा एक्सपीरियंस किया और एक इक्वेटर के अलोंग m sin थीटा एक्सपीरियंस किया। ये है पॉइंट P। तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाता है? नेट मैग्नेटिक मोमेंट एक्सिस और इक्वेटर दोनों का सम। बट जो एक्सिस के अलोंग है, बी एक्सिस का कल फॉर्मूला देखे थे, बी एक्सिस होता है म्यू नॉट 4 पाई 2m r क्यूब। बी इक्वेटर था म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m r क्यूब। बट यहाँ पे जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है वो m था, तो m यहाँ पे m cos थीटा है, एक्सिस के अलोंग m cos थीटा है, इक्वेटर के अलोंग m sin थीटा है। m की जगह पे इक्वेटर को m sin थीटा लिख रहे हैं और एक्सिस को m cos थीटा लिख रहे हैं। यही एक्सिस वाली इक्वेशन हो गई, ये इक्वेटर वाली। अभी समझ में आ रहा है? अब जो रिजल्टेंट रहेगा, रिजल्टेंट वेक्टर, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड का, ये स्केलर एंड वेक्टर में पढ़े थे, ये पढ़े है ना स्केलर एंड वेक्टर में। तो बी एक्सेस का स्क्वायर, बी एक्सेस का स्क्वायर मतलब म्यू नॉट 4 पाई 2m cos थीटा अपॉन r क्यूब। ये बी एक्सेस है, इसका होल स्क्वायर, प्लस बी इक्वेटर मतलब म्यू नॉट 4 पाई m साइन थीटा अपॉन r क्यूब, इसका होल स्क्वायर। अब ये दोनों टर्म्स में कॉमन क्या है? म्यू नॉट 4 पाई r क्यूब और m r क्यूब बोल सकते हो क्या कॉमन है? m r क्यूब यहाँ पे भी है, m r क्यूब यहाँ पे भी है, म्यू नॉट 4 पाई। तो ये कॉमन ले लेते हैं। ये इक्वेशन को कैसे लिखेंगे हम? म्यू नॉट 4 पाई m/r क्यूब होल स्क्वायर, और ब्रैकेट में क्या बचेगा? 2 cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। ये बड़ा वाला ब्रैकेट है, और ये स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, ये बाहर आ जाएगा रूट के, तो ये रूट के बाहर आ गया। बचा क्या अंदर? 2 cos थीटा स्क्वायर प्लस साइन थीटा स्क्वायर। हाँ, स्क्वायर कॉमन था, रूट के बाहर आ गया, वो स्क्वायर और रूट कैंसिल हो गया। अब 2 cos थीटा होल स्क्वायर प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर। 2 cos थीटा होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा? इसका हो जाएगा 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। होगा क्या? और 4 cos स्क्वायर थीटा को मैं 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। 4 को अलग अलग कर दिया, 3 cos स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है। तो यहाँ पे 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 बच रहा है, 3 cos तो है ना, प्लस 1 बच रहा है। तो ये है मैग्नेटिक फील्ड एट एनी आर्बिट्ररी पॉइंट। यही है आपका मैग्नेटिक फील्ड। अभी भी ऐसा दिख रहा है? स्क्रीन तो चेंज हुआ ना?
कमेंट नहीं कर पा रहा। शिवम, अरे बाप रे, होता है। ओके ठीक है, कोई बात नहीं, अभी तो दूसरा आ गया है। चलो अब तुम लोग उसको स्क्रीनशॉट दे देना या उसको बोलो रिकॉर्डेड देख ले। रिकॉर्डेड सेशन देख लोगे तो फिर अच्छा रहेगा। चलो आगे बढ़ने का। लिखा हुआ नहीं दिख रहा। हाँ तो रिफ्रेश करने बोलो, एग्जिट होके वापस आने बोलो। चलो नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं हम, गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोस्टैटिक में गॉस लॉ पढ़े थे ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक में गॉस लॉ क्या पढ़े थे कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई इंटू डी एस होता है, और इसको हम क्या लिखते हैं, डॉट प्रोडक्ट को ई डी एस कॉस थीटा लिखते हैं, और ये फ्लक्स फिर क्या आता है, क्यू अपॉन ई नॉट आ जाता है, एप्सिलॉन नॉट। ये दोनों इक्वल रहेगा, ये इक्वेशन वन, ये इक्वेशन टू, दोनों इक्वल होती है। ये फॉर्मूले से है, ये क्या है, फॉर्मूले से। और ऐसा कौन बोला था, गॉसेस लॉ बोला था। तो हम इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस कॉस थीटा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं। ये आपका है गॉस लॉ, कि ये जो फ्लक्स है वो किसके इक्वल होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज के इक्वल होता है। बट थोड़ा सी, हाँ रिड्यूस सिलेबस है ना, बट गॉस लॉ आप पढ़ने वाले हो। तो गॉस लॉ फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इज known to you. It is stated that the net flux through a closed Gaussian surface is proportional to the net electric charge enclosed by the surface. तो गॉस लॉ क्या बोलता है कि ये जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स है क्लोज्ड गॉसियन सरफेस के, ये किसके प्रोपोर्शनल है, नेट इलेक्ट्रिक चार्ज। नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स मतलब नेट इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, बट थोड़ा सी कम होता है उससे, एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड करते हैं, वो मीडियम पे डिपेंड करती है। तो द गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्टेटेड दैट द नेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज गॉसियन सरफेस इज जीरो। ये क्या बोल दिया कि नेट मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो होता है। तो यहाँ भी वही इक्वेशन है, नेट मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एस इज इक्वल टू जीरो। ये है गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब उसके बाद ना, बी पोल स्ट्रेंथ नहीं है, बी मैग्नेटिक फील्ड है। बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। जीरो कैसे आया, ये अभी इसकी सिर्फ स्टेटमेंट पढ़ लो, इसका प्रूफ वगैरह हम 12th में देखेंगे। ये इसका बहुत बड़ा एक डेरिवेशन है, अभी उसको कराने 12th में है वो डेरिवेशन। अभी यहाँ पे ना तुमको डेरिवेशन वगैरह नहीं दिया है, बस स्टेटमेंट दे दिया है जीरो कैसे आया। तो वो डेरिवेशन करना पड़ेगा, अभी वो 1 घंटा लग जाएगा, बट वो तुमको 12th में अभी नहीं है। तो अभी क्या है हमको, अब हमको जो पढ़ना है वो है अर्थ्स मैग्नेटिज्म। क्या पढ़ने वाले हैं, अर्थ्स मैग्नेटिज्म। अर्थ्स मैग्नेटिज्म पता है क्या क्या होता है, एक बार मैग्नेट है, ग्रेविटी अलग है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड अलग होती है, ग्रेविटी अलग होती है, एक बार मैग्नेट है। चलो ठीक है, सब साइड में रखो, मैं यहाँ पे जो बोल रहा हूँ वो सुन लो, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। एक बार मैग्नेट है, बार मैग्नेट को मूव करवाना है, क्या करना है, इसका मोशन करना है या इस पे फोर्स एक्सर्ट करना है। तो मैं क्या करूंगा, एक दूसरा मैग्नेट इसके पास लेके आऊंगा, या राइट, दूसरा मैग्नेट मैं इसके पास लेके आऊंगा, तो ये मैग्नेट जो है बड़ा वाला मूव होने वाला है।
गेटिंग इट। एक मैग्नेट फोर्स कब एक्सपीरियंस करता है? एक मैग्नेट जब दूसरे मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड में आता है तो फोर्स एक्सपीरियंस करता है, ये पता है? एक मैग्नेट जब दूसरे मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड में आएगा तो क्या एक्सपीरियंस करेगा? फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। राइट और रॉन्ग? अब अगर दोनों का एस और एस पोल आ गया, लाइक पोल क्या करेगा? रिपेल करेगा या अट्रैक्ट करेगा? रिपेल करेगा। और यहाँ पे अगर अनलाइक पोल रहता, एन वाला पोल रहता तो अट्रैक्ट होता। ठीक है, तो अब मेरे को एक बार मैग्नेट मिल गया। रिपीट, एक मैग्नेट का लाइक पोल रहेगा तो वो रिपेल करेगा, अनलाइक पोल रहेगा तो वो अट्रैक्ट करेगा, है ना? ये सबको पता है, ये सबको पता है ना? हम्म। तो अब मेरे पास एक मैग्नेट आ गया। मेरे पास क्या आया? एक मैग्नेट। वो मैग्नेट को क्या किया, मैं एक वायर से सस्पेंड किया, वायर से लटका दिया, ये एन पोल और ये एस पोल। और मैं इसको क्या किया? घुमा के छोड़ दिया, मैं इसको रोटेट करवा के छोड़ दिया। और मैं क्या देखा, ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आके रुक गया। ये क्या हुआ? एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आके रुक गया। फिर से मैं इसको डिस्टर्ब किया, फिर से मैं इसको डिस्टर्ब किया, तो ये फिर से वही सेम पोजीशन में आके रुका। ये कहाँ पे किए? अपन घर में किए। तो ये एक ही पोजीशन में मैग्नेट बार बार आके रुक रहा है। तो फिर मैं इसको लेके गया स्कूल में। स्कूल में भी सेम एक्सपेरिमेंट किए, तो वहां पे भी मैं देखा कि ये मैग्नेट रुक रहा है। फिर मैं फर्स्ट फ्लोर पे था, मैं इसको ऊपर टेरिस पे लेके चले गया। ऊपर टेरिस पे क्या किया? यही एक्सपेरिमेंट किया, ये यहीं। फिर मैं उसको समंदर में लेके चले गया, डीप सी में लेके चले गया, एक्सपेरिमेंट किया यही। फिर उसको डिजर्ट में लेके चले गया, रेगिस्तान में लेके चले गए यही। फिर उसको जंगल में लेके चले गए, एक्सपेरिमेंट किया, सब जगह सेम रिजल्ट बता रहा है। कहाँ कहाँ लेके गए? पहले तो घर पे किए, सेम डायरेक्शन में स्टॉप हो रहा था। फिर स्कूल में लेके गए, वही डायरेक्शन में स्टॉप हो रहा है। फिर स्कूल में फर्स्ट फ्लोर से टेरिस पे लेके गए, वही डायरेक्शन। फिर उसको समंदर में लेके गए, समंदर के बीचों बीच खड़े रह के एक्सपेरिमेंट किया, वही डायरेक्शन। फिर उसको रेगिस्तान में लेके चले गए, रेगिस्तान में वही। फिर उसको जंगल में लेके चले गए, जंगल में वही। सब जगह वही बता रहा है। समझ रहे हो? तो ये मैग्नेट को जो चीज स्टॉप कर रही है, मैं बोलूंगा ये मैग्नेट को एक दूसरा मैग्नेट फोर्स लगा रहा है। वो दूसरा मैग्नेट है कहाँ? वो दूसरा मैग्नेट मेरे घर में है, या मेरी स्कूल में है, या समंदर में है, या जंगल में है, या डिजर्ट में है? तो मैं बोलूंगा ये सब जगह पे मैं लेके गया तो एक ही चीज कॉमन थी, अर्थ। मैं कहाँ पे था? अर्थ में था। तो ये एक मैग्नेट रुक रहा है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आके स्टॉप हो जा रहा है। तो इसको जो मैग्नेट स्टॉप कर रहे हैं वो दूसरा मैग्नेट कहाँ पे है? अर्थ के अंदर है। कहाँ पे है? अर्थ के अंदर। अब देखो ये अर्थ वाला मैग्नेट दिख रहा है। अब क्या किया? अर्थ खोदने मत लगना, ये इमेजिनरी है। क्या है? ये इमेजिनरी मैग्नेट है। इमेजिनरी का मतलब समझता है क्या? हाँ, ये इमेजिनरी मैग्नेट है। मतलब आप अर्थ पूरी डिग कर दो, पूरा खोद डालोगे तब भी नहीं मिलने वाला है। काल्पनिक, हाँ काल्पनिक। ऐसा से अपन सोच लिए कि मैं जंगल में लेके गया, मैं रेगिस्तान में लेके गया, मैं समंदर में लेके गया, मैं स्कूल में लेके गया, मैं घर में लेके गया, सब जगह एक ही चीज कॉमन थी और वो थी अर्थ। तो ये जो दूसरा मैग्नेट मेरा छोटे वाले मैग्नेट को अट्रैक्ट कर रहा है, वो कहाँ पे है? अर्थ के सरफेस के अंदर है। अर्थ के सरफेस के अंदर है। ठीक है, अच्छा हुआ बता दिया, तुम्हारा मेहनत करने से बचा लिए ना।
अब बेसिकली क्या है, ये अर्थ का सरफेस है। अब देखो, मेरे पास मैग्नेट है, ये मेरा वाला मैग्नेट है। हाँ, ये जो मैं बना रहा हूँ, एक मिनट इसको थोड़ा सी अच्छे से बना देते हैं। मैं लेता हूँ रेड कलर। ये जो रेड कलर वाला मैग्नेट दिख रहा है, ये जो मेरे पास है वो वाला है। तो ये मेरे पास वाले मैग्नेट ना क्या किया, नॉर्थ डायरेक्शन में, ये वाला क्या है, नॉर्थ पोल होता है अर्थ का, और ये वाला होता है साउथ पोल, है ना। ज्योग्राफी ग्लोब देखे हो ना, ग्लोब में आप पढ़े हो नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो मैं यहाँ पे क्या देखा, ये पोल लाइन है, पोल लाइन के परपेंडिकुलर क्या होगी, इक्वेटोरियल लाइन होगी। तो मैं जो मैग्नेट का जो एज या मैग्नेट का जो पार्ट नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ जा रहा है, मैं उसको एन पोल बोलने लगा। मेरा मैग्नेट है जो मेरे पास है, जो अपने पास घर में रखा है। और जो साउथ डायरेक्शन की तरफ था, मैं मैग्नेट, मेरे मैग्नेट को, वो पोल को साउथ पोल बोलने लगा। जो साउथ पोल की तरफ था वो साउथ पोल, जो नॉर्थ पोल की तरफ था वो नॉर्थ पोल। बट ये रुक रहा है, किसकी वजह से रुक रहा है, अर्थ के अंदर भी तो है ना एक मैग्नेट। तो ये बड़ा वाला मैग्नेट बना लेते हैं, और ये बड़ा वाला मैग्नेट क्या है, अर्थ के सरफेस के अंदर है। ग्रे कलर का मैग्नेट दिख रहा है, ग्रे कलर का मैग्नेट दिख रहा है। तो मैं क्या करता था, मैं ये मैग्नेट को रोटेट करता था, बट ये फिर से यही पोजीशन में आ जाता था। मतलब ये जो एन पोल है, उसको अर्थ के अंदर वाले मैग्नेट ने अट्रैक्ट किया, तो अर्थ के मैग्नेट का वो साउथ पोल होगा। और जो साउथ, मेरे साउथ पोल वाले मैग्नेट को अट्रैक्ट किया है जो पोल, उसको मैं नॉर्थ पोल बोलूंगा। ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, ये ज्योग्राफी का साउथ पोल है। ज्योग्राफी की क्लास में जो हम पढ़ते थे, ये नॉर्थ पोल ज्योग्राफी वाला नॉर्थ पोल है। ये जो एस है, ये अर्थ वाला मैग्नेट जो है उसका साउथ पोल है। समझ में आ रहा है। मेरा वाला मैग्नेट अर्थ के मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हुआ, बट मेरा नॉर्थ पोल जो मैग्नेट के पोल की तरफ अट्रैक्ट होगा, उसको तो मैं साउथ बोलूंगा, क्योंकि मेरे को पता है नॉर्थ और साउथ अट्रैक्ट करते हैं। अर्थ का नॉर्थ और मेरा साउथ फिर से अट्रैक्ट हो गया, बट ये एग्जैक्टली कोइंसाइड नहीं होता है। अर्थ का पोल, ये अर्थ का मैग्नेट एग्जैक्टली कोइंसाइड नहीं होता है। कुछ ऐसा, कहाँ गई तुम्हारी टेक्स्ट बुक वाली डायग्राम, देखो यहाँ पे एग्जैक्टली कोइंसाइड नहीं हुआ है। ये है जोग्राफिकल नॉर्थ पोल, ये आपका जोग्राफिकल नॉर्थ पोल है। ये आपका जोग्राफिकल साउथ पोल है। क्या है, जोग्राफिकल साउथ पोल। ये जियोमैग्नेटिक नॉर्थ पोल है, मतलब जो मैग्नेट का नॉर्थ पोल है वो, इसको एस से, जियोमैग्नेटिक साउथ पोल, ये, गेटिंग इट। तो अब ये जो जियोमैग्नेटिक नॉर्थ पोल और साउथ पोल बोल रहे हैं ना, इसके कुछ टर्म्स है। मैग्नेटिक एक्सिस, मैग्नेटिक एक्सिस, अब एक्सिस सबको समझता है। साउथ वाला ऊपर आएगा, वो थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ किए है टेक्स्ट बुक वाले, वो साउथ वाला ऊपर आएगा, नॉर्थ वाला नीचे आएगा। हाँ हाँ, वो सही बोल रहे हो। तो यहाँ पे देखो, मैग्नेटिक एक्सेस किसको बोलना है। मैग्नेटिक एक्सेस की जब मैं बात कर रहा हूं, तो अर्थ वाला मैग्नेट को, मैं किसी को ब्लॉक नहीं किया हूं। शिवम ब्लॉक हो गया, दूसरा आईडी बनाने बोल दो। मैं किसी को, ऐसे ही इतने बच्चे कम आ रहे हैं, उसमें से भी ब्लॉक कर दूं जो रेगुलर आ रहा है। नहीं, मैं नहीं ब्लॉक किया हूं बेटा। क्या करे, उसको बोलो नया आईडी बना लो, कुछ दूसरे मोबाइल नंबर से रजिस्टर होके आ जाओ। So the earth is considered to be a huge magnetic dipole. Magnetic dipole मतलब मैग्नेट,
देखो ये अखिलेश के साथ भी हुआ है, शिवम के साथ भी हो गया। सो फिक्शियस बोले तो वही इमेजिनरी। फिक्शियस मैग्नेटिक नॉर्थ पोल ऑफ अर्थ is located below the Antarctica while the South Pole is below the Norway। तो ये एक अंटार्कटिका के पास है और एक नॉर्वे के पास है। The straight line joining S and N pole of these two pole is called as magnetic axis। ये M और ये M डैश, ये आपकी जो लाइन दिख रही है ये क्या है, मैग्नेटिक एक्सिस है। ऐप वालों ने किया है, उन लोगों को थोड़ी ना इतनी फुर्सत की हो तुमको देखते बैठे। तुम क्या किए, कुछ गलत काम किए क्या? नहीं ना, ब्लॉक हो गए। शिवम यादव है तो दूसरा वाला शिवम ब्लॉक हुआ है। दूसरा भी तो शिवम है, दोनों शिवम है। शिवम बिलंगे, तो शिवम बिलंगे भी है और शिवम यादव भी है, तो कौन सा शिवम ब्लॉक हुआ है? डायपोल मतलब दो पोल। जब डायपोल बोलते हैं ना तो डायपोल का मतलब होता है दो पोल। और अगर मैं आगे लगा दिया मैग्नेटिक डायपोल तो फिर ये मैं मैग्नेट की ही बात कर रहा हूँ। मैग्नेट को फिजिक्स की लैंग्वेज में मैग्नेटिक डायपोल बोलते हैं। तो एम और एम डैश ये मैग्नेटिक एक्सिस है। मैग्नेटिक इक्वेटर मतलब ए और ए डैश, जो मैग्नेटिक एक्सिस। गलत कमेंट की वजह से? क्या गलत किए, आंसर गलत दिए क्या? हाँ तो ठीक है, कोई लैंग्वेज ऐसी वैसी यूज मत किया करो। हाँ चलो जाने दो, वो हो जाता है। ये सब सॉफ्टवेयर बेस है ना तो थोड़ा सी प्रॉब्लम हो जाता है। चलो अपने को आगे भी पढ़ने के, आज सोचा था ये चैप्टर खत्म करने, फटाफट छोटा सी चैप्टर है। तो मैग्नेटिक इक्वेटर, अ ग्रेट सर्कल इन द प्लेन परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक एक्सिस इज इक्वल टू द मैग्नेटिक इक्वेटर। अभी इक्वेटर समझाने की जरूरत नहीं है, एक्सिस से परपेंडिकुलर होगा। इट हैपन्स टू पास थ्रू इंडिया नियर तिरुवनंतपुरम। ये तिरुवनंतपुरम कहाँ पे है, केरला में है। तो केरला में से जा रहा है इंडिया का ये जो इक्वेटर है, वो इंडिया में कहाँ से जाता है, तिरुवनंतपुरम में जाता है। ठीक है चलो जाने दो, कोई बात नहीं। उसके बाद है जोग्राफिकल मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन। तो जोग्राफिकल मेरिडियन क्या रहेगा, अ प्लेन परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ अर्थ, वर्टिकल प्लेन परपेंडिकुलर टू जोग्राफिकल एक्सिस इज जोग्राफिकल मेरिडियन। जोग्राफिकल एक्सिस मतलब ये दोनों जो पोल को ज्वाइन कर रहे हैं वो है जोग्राफिकल एक्सिस। इसके जो परपेंडिकुलर रहेगी लाइन जोग्राफिकल एक्सेस से, उसको हम बोलेंगे जोग्राफिकल मेरिडियन। राइट, तो ये बी और बी डैश क्या है, जोग्राफिकल मेरिडियन है। ऐसे ही मैग्नेटिक मेरिडियन मतलब अ प्लेन परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड पासिंग थ्रू द मैग्नेटिक एक्सिस इज मैग्नेटिक मेरिडियन। मैग्नेटिक एक्सिस से जो पास हो रही है वो मैग्नेटिक मेरिडियन है, पैरेलल टू मैग्नेटिक मेरिडियन। हाँ ज्वाइन करने बोलो। देखो यहाँ पे दिया हुआ है, ये जोग्राफिकल मेरिडियन है ये लाइन, ये मैग्नेटिक मेरिडियन है, और ये जो अपना मैग्नेट है वो ये डायरेक्शन में है। अपना जो मैग्नेट अर्थ वाला है ना बड़ा वाला, वो ऐसे है। ये वाला मैग्नेटिक मेरिडियन, ये वाला जोग्राफिकल मेरिडियन, वो कितने एंगल से झुका है, तो उसको हम एंगल ऑफ डिक्लिनेशन बोलते हैं। मैग्नेटिक इंक्लिनेशन और एंगल ऑफ डिप, angle made by the direction of resultant magnetic field with the horizontal at a place
इज इंक्लिनेशन और एंगल ऑफ डिप। अर्थ का एक बड़ा सी मैग्नेट है, अर्थ का एक बड़ा सी मैग्नेट है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ये जो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बनाती है, इसको ही हम बोलते हैं मैग्नेटिक इंक्लिनेशन और मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। हाँ, उसको फिर से रजिस्टर होने बोल दो, वो बहुत से स्टूडेंट के साथ ऐसा होता है। अरे मैं नहीं किया था भैया, मैं क्यों करूँगा ब्लॉग, मैं नहीं किया था, वो ऐप से होता है। हाँ मालिक, मालिक। प्लीज आस्क शिवम यादव टू चेक, ही हैज बीन अनब्लॉग्ड। अच्छा, नून अकेडमी, आई एम आस्किंग टू नून अकेडमी। ठीक है, चलो जाने दो, यहाँ पे ध्यान दो। अभी अपने को आज चैप्टर कंप्लीट करना है। चलो जाने दो, इतनी बड़ी वेबसाइट बनाया, छोटी मोटी मिस्टेक हो जाती है, तुम्हारे लिए बनाए हैं, थोड़ा सी तुम भी समझ के लो। ये जो है ना, वो मैग्नेट का मैग्नेटिक एक्सिस है, इसको हम क्या बोलेंगे, जियो मैग्नेटिक एक्सिस। हाँ, अब चलो यहाँ पे ध्यान दो सब, पे अटेंशन है। ये मैग्नेटिक एक्सिस जो है, वही डायरेक्शन में क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड रहेगा, क्योंकि ये क्या है, ये एक बड़ा सी मैग्नेट है, ये बड़ा सी मैग्नेट है, ये मैग्नेटिक एक्सिस है, ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन से जो एंगल बन रहा है, हम उसको क्या बोल रहे हैं, फाई। क्या बोल रहे हैं, फाई। अब ये बी जो है वो रिजल्टेंट फील्ड है, रिजल्टेंट फील्ड है, तो इसको हम दो पार्ट में क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। एक तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही है, ये हो जाएगा बी। अब फिर से मैं यहाँ पे ओ लिखता हूँ, यहाँ पे बी एच लिखता हूँ, और ये है बी। तो यहाँ पे जब मैं ट्रायंगल ओ बी एच बी पे कॉस थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, तो कॉस थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा बी एच अपॉन बी, तो बी एच हो जाएगा बी कॉस थीटा, और थीटा नहीं है यहाँ पे, फाई है, तो कॉस फाई लिख लेते हैं। ये क्या है, फाई है। नहीं नहीं, वो सॉफ्टवेयर की मिस्टेक होगी। फिर उसके बाद मैं क्या करता हूँ, एक वर्टिकल वाला अप्लाई कर देता हूँ, इसको मैं बोलता हूँ बी वी। तो बी वी क्या आ जाएगा, बी साइन थीटा आ जाएगा। इसको मैं ब्लैक से थोड़ा सी बना देता हूँ, ये बी एच है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड, ये वर्टिकल डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बी वी। तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा, बी वी स्क्वायर प्लस बी एच स्क्वायर, ये रूट में आएगा। और जब बी वी और बी एच को आप डिवाइड करोगे, नहीं समझ रहा है, चलो ठीक है, नहीं समझ रहा है। अर्थ का मैग्नेट, ये अर्थ के अंदर वाला मैग्नेट है, हाँ, ये अर्थ के अंदर वाले मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड है। अब ये मैग्नेटिक फील्ड को क्या करना है, हमको रिजॉल्व करना है, तो एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन बनेगा और एक वर्टिकल डायरेक्शन बनेगा। ये बी के क्या होंगे, दो कंपोनेंट बनने वाले हैं। ये एंगल को हम क्या बोल रहे हैं, फाई। ये जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है, वो हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बना रही है, उसको हम क्या बोल रहे हैं, फाई। तो जब मैं ये ट्रायंगल में, ब्लैक ब्लैक हो गया, अभी मैं इसको रेड कर देता हूँ, ये वाला रेड वाला ट्रायंगल दिख रहा है, ये ट्रायंगल में मैं क्या करता हूँ,
कॉस फाई का फॉर्मूला अप्लाई करते हो तो एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, ये 90 के सामने वाला बी है हाइपोटेनस, एडजेसेंट है बी एच, तो बी एच अपॉन बी हो जाएगा। तो बी एच कैन बी रिटर्न एज बी कॉस फाई, ये इक्वेशन नंबर 1 देते हैं। ऐसे ही जब मैं साइन फाई का फॉर्मूला यूज करूंगा तो ये फाई के सामने वाला है, फाई के सामने वाला मतलब अपोजिट, अपोजिट इसको मैं क्या बोलता हूँ बीवी, ये बीवी ये बीवी सब सेम है, तो बीवी अपॉन बी, तो बी वी इज इक्वल टू बी साइन फाई, थीटा नहीं फाई, समझ में आ रहा है। तो ये बी एच की इक्वेशन आ गई, ये रिजल्टेंट फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये वर्टिकल कंपोनेंट, बी एच क्या है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एच मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, किसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है बी का, बी वी क्या है वर्टिकल कंपोनेंट है, किसका वर्टिकल कंपोनेंट बी का। तो अब अगर मैं बी एच और बी वी को डिवाइड कर दूं, मतलब मैं क्या करता हूं बी वी अपॉन बी एच, बी वी क्या है बी साइन फाई अपॉन बी कॉस फाई, बी बी कैंसल हो गया, साइन फाई और कॉस फाई क्या होता है टेन फाई हो जाएगा। तो ये टेन फाई का फॉर्मूला है, इससे हम फाई फाइंड आउट कर सकते हैं। फाई क्या है एंगल ऑफ डिप, व्हाट इज फाई, फाई को हम बोलेंगे एंगल ऑफ डिप। ऐसे ही अगर मैं बी वी स्क्वायर प्लस बी एच स्क्वायर करूंगा, डिप मीन्स हॉरिजॉन्टल से कितना नीचे गया है कितने एंगल पे है, डिप करना मतलब कितना नीचे गया। तो अब देखो बी वी क्या है बी साइन थीटा, बी एच क्या है बी कॉस थीटा, तो मैं बी वी स्क्वायर प्लस बी एच स्क्वायर लिखता हूं, मतलब बी साइन फाई होल स्क्वायर प्लस बी कॉस फाई होल स्क्वायर। बी वी की क्या है इक्वेशन बी साइन थीटा, बी एच की क्या है इक्वेशन बी कॉस थीटा, तो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव, बी स्क्वायर कॉमन ले लो, साइन स्क्वायर फाइव प्लस कॉस स्क्वायर फाइव आ जाएगा, बी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, और ब्रैकेट में जो साइन स्क्वायर फाइव और कॉस स्क्वायर फाइव है वो किसके इक्वल है 1, तो बी वी कैन बी रिटर्न एज बी वी स्क्वायर प्लस बी एच स्क्वायर। ये समझ में आ रहा है क्या। तो B क्या है रिजल्टेंट फील्ड है, रिजल्टेंट फील्ड कैसे आएगी वर्टिकल कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस हॉरिजॉन्टल, और मैं इसका स्क्वायर रूट निकाल लिया, तो B क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ बी वी स्क्वायर प्लस बी एच स्क्वायर हो जाएगा। टेक्स्ट बुक में है टेक्स्ट बुक में कैलकुलेशन नहीं होता, वो इक्वेशन डायरेक्ट लिख देता है। टेक्स्ट बुक में ये इक्वेशन लिखा है फिर डायरेक्ट ये इक्वेशन लिखा है, या तुमको ये इक्वेशन और ये इक्वेशन मिलेगा, ये दोनों इक्वेशन मिलेगी बस। हाँ शॉर्ट में दिया होता है, यही से अब्दुल्ला सर यहाँ पे आते हैं ताकि टेक्स्ट बुक तुमको समझ में आ जाए। हाँ हो गया ना सैटरडे को, अभी कंपटीशन का टाइम थोड़ा सी चेंज किया हूँ मैं, वो एक बार देख लेना, या तो उसको फिर से चेंज करके मैं 1 बजे का रख दूंगा। क्या क्या है मतलब क्या पूछ रहे हो शोयश। टाइमिंग टाइमिंग थोड़ा सी और चेंज होने वाला है,
क्योंकि यहाँ ना मेरी क्लासेस चलती है और वो नाइट कर्फ्यू लग गया है, तो मेरे को मेरी क्लासेस का टाइम थोड़ा सी एडजस्ट करने दो। मैं मेरी जो ऑफलाइन क्लासेस है उसका टाइम एडजस्ट करूंगा, फिर जो फ्री टाइम रहेगा उसमें एक सैटरडे को रहेगा, मगर शेड्यूल किया हो बट उसमें टाइम चेंज हो सकता है। वही समझ सपोज वही टाइम रहेगा 12 या 1 बजे के करीब, 12 या 1 के करीब ही रहेगा, टेंशन मत लो। अरे मेरी क्लासेस चलती है यहाँ भिवंडी में, वही है। चलो ठीक है, मेरी खुद की क्लासेस है। फिजिक्स नहीं, ऑल सब्जेक्ट। ऑल सब्जेक्ट है मैं, मगर फिजिक्स मैं पढ़ाता हूँ, बाकी दूसरे टीचर आते हैं। मंडी नहीं, भिवंडी भिवंडी। मैं रहता हूँ भिवंडी डिस्ट्रिक्ट। थाना, थाना पता है, थाना डिस्ट्रिक्ट। थाना डिस्ट्रिक्ट में एक सिटी है भिवंडी, वहां पे, मंडी नहीं भिवंडी। सुने हो कभी भिवंडी के बारे में? हाँ, डिस्ट्रिक्ट थाना में आती है। हाँ, आप लोग कहाँ कहाँ से थोड़ा सी बता दो तो मैं भी देखूँ कौन कौन सी पब्लिक आ रही है मेरे लेक्चर में। थाना, अरे वाह, सांता क्रूज, वेरी गुड। मैं जलगांव, मालेगांव, शेव गांव। नेटवर्क बहुत फैला है अपना तो। मुंबई, मुंबई में कहाँ से अनुज? अब मैं थाना का तो मेरे को मुंबई मत बोलो, सांता क्रूज, अंधेरी, कुर्ला। अच्छा, यूजफुल है यही से समझ में आता है फिजिक्स जो मैं पढ़ाता हूँ। हाँ, थाना ही समझ लो, थाना पहुंचने मेरे को 45 मिनट्स लगेगा। थाना भिवंडी से 15 किलोमीटर, 18 किलोमीटर है। चलो ठीक है, न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल। आ जाओ, एक न्यूमेरिकल करते हैं, 3 मिनट रह गया है। ब्रेकआउट, अच्छा ठीक है, चलो ब्रेकआउट लेने का क्या? बट सब इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला है, इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला पढ़े हो अच्छे से? चलेगा। चलो ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पे आ जाते हैं। 2 मिनट बाकी है बस, ज्यादा नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी न्यूटन पर कूलम। ये तो इजी था ना। 58 कूलम पर न्यूटन नहीं, न्यूटन पर कूलम था। चलो ठीक है, वी आर ऑन फर्स्ट पोजीशन, अरे वाह। चैंपियन, वन मोर। चलो अब कल के लिए भी कुछ बाकी रखो। आ ही रहे हैं ना रोज, रोज लेक्चर हो रहा है, रोज ब्रेकआउट हो रहा है, एक ही दिन में क्या खत्म कर देने का। एक और, चलो एक ये लास्ट पूछ रहा हूँ, और अगर गलत आंसर आया तो। चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ऑन प्लास्टिक स्फीयर इज द एग्जाम्पल ऑफ। तो यहाँ पे मैं बताया था 1D के लिए क्या है, 2D के लिए क्या है, 3D के लिए क्या है। तो ये स्फीयर 3 डायमेंशनल है या टू, वो देखना था। 3 है तो वॉल्यूम। बस चलो, अब मेरे को 12 का लेक्चर भी लेना है, कल करेंगे। हाँ, अब एक और रोहित। चलो अब कल, हाँ। टाटा, बाय बाय, सी यू।